नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का न्यूज एट 10। कामकाज होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 करेंगे पेश। कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पारित कराने के लिए करेंगे पेश। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत IIT कानपुर में आज से यूथ 20 विचार विमर्श सत्र का आयोजन। देश विदेश के 1200 से ज्यादा युवा प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। नागालैंड में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन के क्षेत्र में बहुपक्षीय संभावनाओं पर B20 की बैठक। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य बंदी संजय को राज्य पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला आज करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत ने भूटान के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहयोग की प्रतिबद्धता को फिर दोहराया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के दौरे का आज अंतिम दिन। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच 5 विषयों पर बनी सहमति। सिक्किम के नाथुला में भारी हिमस्खलन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान जारी। दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, 13 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। प्रधानमंत्री ने घटना में जान गंवाने वालों के प्रति जताई संवेदना। OIC सचिवालय के बयान की कड़े शब्दों में की निंदा। कहा बयान उनकी सांप्रदायिक सोच और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण। 34 आपराधिक मामलों को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की एक अदालत में हुए पेश। ट्रंप ने खुद को बेकसूर बताते हुए बाइडेन सरकार पर चुनाव में रोक। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को दी 6 विकेट से मात। गुजरात के लिए युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने खेली 62 रन की नाबाद पारी। और न्यूज एट में सबसे पहले बात करते हैं संसद के बजट सत्र को लेकर। देश के दूसरे चरण की अगर बात करें तो लगातार वो हंगामे के कारण प्रभावित होता रहा। बजट सत्र की समाप्ति में अब बस 2 ही दिन शेष हैं। दोनों सदनों में आज गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास होगा। लोकसभा में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन और 2023 पेश करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके अलावा कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 को पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करने वाले विधेयकों को पेश करेंगे। लोकसभा में पहले ही संविधान संशोधन विधेयकों को पारित किया जा चुका है। और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण है। किस तरह से आज की कार्यवाही रहने वाली है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए। राजेश, जो तमाम विधेयक आज प्रस्ताव के लिए पेश होने उनके बारे में तो हमने जानकारी दी ही है, लेकिन जिस तरह से लगातार राहुल गांधी ने जो बयानबाजी की है उसको लेकर भाजपा बहुत आक्रामक है। और किस तरह से गतिरोध समाप्त होने की कोई उम्मीद आपको नजर आती है? खासतौर पर जो भी हमने केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान करना राहुल गांधी के जैसे। पर जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से ही मैं अभी लाइव कर रहा हूं, आपसे मैं रूबरू हो रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर यह कहा कि माफी मांग लेने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस की ये विचारधारा रही है कि वो व्यक्तिवाद की बात करती है, गांधीवाद की बात करने वाली कांग्रेस। यह उनकी जो पंक्तियां हैं वो बरबस याद आती हैं कि जिसकी याद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी दिलाई और साफ तौर पर कहा कि माफी मांग लेने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता, बल्कि उसका बड़प्पन दिखता है। लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी सूरत की कोर्ट में अपियर होने के लिए पहुंचे, यह सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खड़ा किया और कहा कि एक बड़े नेताओं की फौज लेकर वो कोर्ट पहुंचते हैं, यह कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है। कोर्ट पर दबाव डालने की जो राजनीति है
वह इसमें दिखाई पड़ती है। और इसका कड़े शब्दों में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी भर्त्सना की, निंदा की और कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने राह से भटक गई है और पिछड़ों के अपमान का आरोप जो है वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाया और कहा कि अगर आप पिछड़ों का अपमान करेंगे तो भला दूसरी जो पार्टियां हैं वो चुप कैसे बैठ सकती हैं। तो एक बड़ा सवाल है। माफीनामे के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से आक्रामक थी कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जो माफीनामे की बात थी वो लंदन में जो उनके भाषण दिए गए भाषण थे उस पर उन्होंने बीजेपी ने माफीनामे की मांग की थी, लेकिन वह मामला धीरे धीरे बदलता चला गया और सूरत की कोर्ट ने जब जाति विशेष पर टिप्पणी किए जाने को लेकर उन्हें 2 साल से अधिक की सजा सुनाई और उनकी सदस्यता चली गई, तो कहानी में कहीं ना कहीं ट्विस्ट आ गया। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है ना राजेश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आक्रामकता के साथ उठा रही है। राजेश, आप तो खुद संसद कवर करते रहे हैं कितने वर्षों से, तो ये पहला मामला नहीं है कि किसी सांसद की सदस्यता गई हो। ये इसका जिक्र कई जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री है वो कर चुके हैं और अभी सिंधिया जी ने भी कहा कि ये पहली बार नहीं है। उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया क्योंकि ये सब कुछ संवैधानिक और जबकि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया था। बिल्कुल, आपने सही कहा कि न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सत्ता पक्ष पर कहीं ना कहीं न्याय को प्रभावित करने का आरोप लगाते हैं। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है या अन्य विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनका सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और स्वायत्त संस्थाएं कहीं ना कहीं जनहित से जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर वो स्वयं अपने विवेक के आधार पर फैसले करते हैं। सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, ये चुनाव आयोग की बात करें, ये तमाम संस्थाएं स्वायत्त संस्थाएं हैं जिस पर सरकार कभी भी किसी तरह का धौंस नहीं जमाती या सरकार की तरफ से यह कोशिश नहीं रहती है कि वो किसी भी फैसले को प्रभावित करें, न्याय को प्रभावित करें। लेकिन विपक्ष यह आरोप सत्ता पक्ष पर लगातार लगा रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं सदन के भीतर भी गतिरोध की स्थिति देखने को मिल रही है। हिंडरबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग पर विपक्ष अब तक अड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर आक्रामक है कि यह जो राहुल गांधी का जो फैसला आया है, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि रशीद मसूद की बात करें या फिर लालू प्रसाद की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, तो इस कानून जो है इस कानून की चपेट में कई लोग आए हैं, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर बावेला क्यों? सिंधिया ने इस बात का भी स्पष्ट तौर पर जिक्र किया कि 2013 में जो कानून सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें 3 महीने पहले से जो है वो मोहलत की बात कही गई थी और एक ऑर्डिनेंस लाकर इसको थोड़ा लचीला बनाने की कोशिश मनमोहन सिंह की सरकार कर रही थी, जिसको राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस की कॉपी को फाड़ दी थी और आज उसी कानून की चपेट में वो आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी है जिसके तहत और ये जो आप हिपोक्रेसी का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी ने उस समय उस कॉपी को फाड़ कर, बिल्कुल जिस हिपोक्रेसी का आप जिक्र कर रहे हैं और जिस लोकतंत्र की दुहाई देते हुए विदेशी सरजमी पर राहुल गांधी ने बयानबाजी की थी, उसी की मर्यादा को भंग करते हमने देखा कि जो विपक्षी सांसद है वो काले कपड़े पहनकर लगातार सदन में आते रहे और अपनी नाराजगी कहे या फिर अपने अड़ियल रवैये को देश के सामने प्रदर्शित करते रहे। राजेश, बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात का भी साफ तौर पर जिक्र किया कि काले कपड़े पहनकर सदन के भीतर आना ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। अगर एक दिन कोई हाथों में काली पट्टी लगाकर आ जाए तो वो बात समझ में आती है, लोकतंत्र में विरोध को प्रदर्शित करने का एक अपना ये तरीका हो सकता है। लेकिन रोज काले कपड़े पहनकर संसद आना कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा करना है। और हमने आपको पहले भी कहा कि हिंदुस्तान लोकतंत्र की जननी है, ये हम दुनिया भर के मुल्कों में हम इस बात को स्थापित करते हैं और ये पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचना ये कहीं ना कहीं
चिंता की लकीरें खींचता है, जिसका जिक्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन जो परिवारवाद या फिर कांग्रेस के भीतर जिस तरीके की गतिरोध और जो स्थितियां बिगड़ती चली गई, उससे नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, इन तमाम लोगों की एक अच्छी, हम कह सकते हैं कि मित्रता थी राहुल गांधी से। इसके बावजूद इन तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आना कबूल किया, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ आकर। और राजेश, क्योंकि जिन स्थितियों का हम जिक्र कर रहे हैं, हमने वो दौर भी देखा है, आप लगातार हमारे साथ तब भी चर्चा में रहे कि जब संसद सत्रों के उत्पादकता को लेकर भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई थी लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लेकिन अगर इस बार के सत्र को देखें तो हंगामे की भेंट चढ़ गया। और खास तौर पर कितने घंटे जो हैं और एक एक घंटे की जो कीमत है, वो जो आम जनता है उसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई है, कहीं ना कहीं उसकी जो भरपाई है वो किस तरह से हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए नहीं जा पाए। गिलोटिन के माध्यम से कई ऐसे बिल हैं जो पास किए गए। देखिए आंचल, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपको याद हो कि 2019 में जब ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बने तो सदन में उपस्थिति बढ़ाने के लिए देर रात तक उन्होंने सदन को संचालित करने का काम किया। कई बार 12 बजे रात तक सदन की कार्रवाई जो है उसको संचालित की जाती रही, जिसकी वजह से न सिर्फ संसद में उत्पादकता बढ़ी, बल्कि जो सदस्य अपनी बारी आने के बाद सदन से बाहर भाग जाया करते थे, वो लोग सदन में आकर बैठने लगे। और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की अपील करते रहा करते थे कि जो नए सदस्य हैं, जो पहली बार चुनकर आए हैं, उन्हें सदन के भीतर होना चाहिए, अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए, उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, संसदीय परंपराओं का ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और प्रधानमंत्री की अपील का असर दिखाई पड़ा कि शुक्रवार को प्राइवेट मेंबर बिल पर वही सदस्य रह पाते थे जिनको सवाल पूछना होता था। लेकिन आपने देखा होगा कि शुरुआती 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद कई सत्र में उत्पादकता अच्छी देखी गई। ओम बिरला ने सदन को बहुत मुस्तैदी से चलाने की देर रात तक कोशिश की। नतीजा ये रहा कि 100% से आंकड़ा उत्पादकता जो है उसको आगे बढ़ता हुआ देखा गया। लेकिन बाद के दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से सदन के भीतर गतिरोध पैदा करने की कोशिश की गई, खास करके राज्यसभा के भीतर, उससे कहीं ना कहीं जो सदन के समय का ही नुकसान से बिल्कुल नुकसान हुआ है। और अब देखने वाली बात है, आज दिन कम बचा है तो अब आगे चलेगा सदन या नहीं, जनता है उनके पैसों का भी नुकसान हुआ। बिल्कुल, तो गतिरोध लगातार हमने देखा। आज क्या होता है इस पर रही हमारी खास नजर। जब 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी तब भी आपसे बात करेंगे हम राजेश, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को इतने बेहतर तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में की गई है केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा, उसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी जब जमानत के लिए गए तब कांग्रेस पार्टी ने अदालत के ऊपर ही दबाव बनाने का प्रयास किया। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। पार्टी ने व्यक्ति विशेष के लिए लोगों के आम जीवन में रुकावटें पैदा की हैं। जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गईं, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से
कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए क्यों सब किया जा रहा है? और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ एट 10 में। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, वहां अब बहनों का समय बच रहा है। परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात G20 की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज से युवा 20 परामर्श बैठक का आयोजन होगा। इस 2 दिवसीय बैठक में भारत और विदेश के 1200 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में फ्यूचर ऑफ हीथ, टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर और इनोवेशन इन फ्यूचर ऑफ वर्क के विषयों पर पैनल चर्चा होगी। इसके साथ ही युवा प्रतिनिधि भविष्य की नीतियों को आकार देने के बारे में चर्चा करेंगे। पैनल चर्चाओं के अलावा 50 से अधिक स्टॉल्स के साथ एक भव्य प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। इसमें स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर और नागालैंड के कोहिमा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के चौथे B20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन। बैठक के दूसरे दिन आज कई बैठकें आयोजित होंगी। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी का अवसर सम्मेलन का मुख्य विषय है। B20 वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला आधिकारिक G20 संवाद मंच है। ये G20 के सबसे प्रमुख संवाद समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन प्रतिभागियों के रूप में मौजूद हैं। बैठक से पूर्वोत्तर में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया जाएगा। बैठक के अलावा वहीं प्रतिनिधि नागालैंड की संस्कृति से भी रूबरू होंगे। वहीं गुवाहाटी में G20 की दूसरी रोजगार कार्यसमूह की बैठक के दूसरे दिन प्रतिनिधियों ने मसौदा मंत्री स्तरीय घोषणा के भाग 1 और 2 तथा प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरक्षण भाग 1 और 2 पर कल चर्चा की। सत्र के अंतिम दिन सामाजिक संरक्षण, सतत वित्त और वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधन जब दिया गया, उस पर चर्चाएं हुई। सदस्य देशों के कुल 74 प्रतिनिधियों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भागीदारी की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्यसमूह के लिए नोडल मंत्रालय है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कुछ टूरिस्ट गाइड्स को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देकर तैयार कर रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। G20 के लिए भारत मेजबान है, अध्यक्षता कर रहा है। वाराणसी में भी G20 की बैठकें होनी हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन ने वाराणसी, खासतौर से वाराणसी के लिए एक विशेष व्यवस्था की है, जिसमें 3 दिवसीय एक ट्रेनिंग कैंप रखा है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर रावत जी हैं। रावत जी, ये क्या व्यवस्था आपने की है G20 को देखते हुए? मैं बताना चाहूँगा कि G20 का आयोजन बनारस में 17 से 19 हो रहा है। G20 प्रदेश में 4 जगह है, जिसमें लखनऊ, आगरा हो चुका है। अब इसके बाद बनारस, देन नोएडा है। G20 के इस आयोजन में हमने यहाँ पर आने वाले आगंतुकों को एक गाइड की ट्रेनिंग रखी गई है, जिनकी आवश्यकता हमको होगी। ये गाइड विशेषकर पर्यटन विभाग से की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। ये बनारस के हैं। बनारस के विषय में हम इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि आने वालों को
लोगों को बनारस के विषय में ये जानकारी मिल सके और एक सहयोग के रूप में ये बनारस को उनके सामने प्रस्तुत कर सकें। ये गाइड हैं जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। विकास जी, आप लोगों को इस ट्रेनिंग से कितना लाभ हुआ और G20 के लिए कितने तैयार अनुभव कर रहे हैं? लाभ तो इन सब लोगों का आशीर्वाद और बनाए रखे हैं, उनको दिया है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आगे काम आएगा। हम पिछले काफ़ी समय से भी गाइड का काम कर रहे हैं, तो आगे ये फ्रूटफुल ही होगा। आपको कितना लाभकारी लग रहा है और G20 की खासतौर से आयोजन में या मेज़बानी में आप कितना अपने आप को पाएंगे? मुझे लगता है सर ये बहुत बड़ा काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये केवल G20 के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को और स्पेशली हमारे बनारस को जो प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इससे सिर्फ हम G20 के माध्यम से सिर्फ प्रमोट ही नहीं करें, बल्कि हमें लगता है हमें एक छोटा मोटा रोजगार जो हमारे लोकल कम्युनिटी है, हमारे जैसे गाइड हैं, उनको भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ को प्रमोट करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उसके लिए सरकार को बहुत बहुत ट्रेनिंग से आपको कितना लाभ दिखाई दे रहा है? सर, पहली बात तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे पूरा बेसिक लेवल से प्रिपरेशन हो रही है। जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ है, आज हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ हमें एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि कैसे हम अपना बेस्ट और कैसे अपना एवरीथिंग हम सब तरफ से पोर्ट्रे कर सके एज अ डेस्टिनेशन और अ कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव। तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड वी ऑल आर एक्साइटेड। हर तरह से जैसे कोशिश हो रही है, हम लोगों की भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले गेस्ट को बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। ये लोग ही बनारस को रिप्रेजेंट करेंगे उन डेलीगेट्स के सामने जो G20 में यहाँ पर शामिल होंगे। अच्छा प्रयास है पर्यटन विभाग का इनको ट्रेनिंग देने का, ये भी उत्साहित हैं और पर्यटन विभाग भी उत्साहित है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़ वाराणसी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाए हैं। तुमने हमारे घर की शान बढ़ा दी है। तुमने हमारे घर को अनमोल बना दिया है। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात सिक्किम की, जहां हिमस्खलन से लापता लोगों की तलाश करने के लिए तलाशी और बचाव अभियान फिर से शुरू हो गया। चांगू झील और नाथुला के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले गैंगटॉक नाथुला जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि 20 से 30 पर्यटकों सहित 6 वाहनों के बर्फ में दबे होने की आशंका है। घायलों को इलाज के लिए गैंगटॉक के पास STNM अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेना की त्रिशक्ति कोर और सीमा सड़क संगठन BRO की परियोजना स्वास्थ्य, राज्य आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीमों के बचाव अभियान में 6 स्थानीय लोगों सहित अब तक लगभग 23 पर्यटकों को बचाया गया। सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने भी मंगलवार को सिक्किम में हुए हिमस्खलन हादसे में हुई जानहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि सिक्किम में हुए हिमस्खलन से व्यथित हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बचाव अभियान अभी जारी है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। FBI की मदद से मेक्सिको में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को आज दिल्ली लाया गया। दिल्ली पुलिस ने देश से बाहर जाकर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा है। बॉक्सर सिविल लाइन्स इलाके में हुई बिल्डर की हत्या में वांछित था। ये एक बड़ी कामयाबी है कि
समन्वित एक्शन से पहली बार मेक्सिको और एफबीआई के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी इसमें। और इसके अलावा मैक्सिकन पुलिस ने पहली बार इतने डिस्टेंट जगह से, मैक्सिको जैसी जगह से लाया गया है। तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद बंदी संजय को आधी रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें करीमनगर में उनके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। बंदी संजय को पुलिस कर्मियों द्वारा घसीटकर पुलिस वैन में बिठाया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। गिरफ्तारी के दौरान बंदी संजय और पुलिस के बीच बहस हुई। बंदी संजय के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को रोकने की कोशिश भी की है। संजय के हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक छोटी सी शहर गजुला रामाराम के एक पुलिस स्टेशन में उन्हें ले जाया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंचे और गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की। भाजपा नेतृत्व ने भी गिरफ्तारी की निंदा की। जानकारी के मुताबिक बंदी संजय ने अपनी गिरफ्तारी के बारे में लोकसभा सचिवालय को सूचित किया था। गौरतलब है कि 10वीं कक्षा के बोर्ड के पेपर लीक होने की सूचना मिलने के बाद बंदी संजय ने राज्य सरकार पर पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था। पेपर लीक होने को लेकर बंदी संजय आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग ने भी प्रश्न पत्र लीक होने के बाद पिछले महीने कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किया था। खबर वाराणसी से, जहां के चार उत्पादों को जीआई टैग की मान्यता मिली। इस जीआई टैग के लिए वाराणसी के काम करने वाले पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने काफी प्रयास किए, जिनसे बात की है डीडी न्यूज ने खास तौर पर। आइए सुनते हैं। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए बड़ा मायने रखता है और वाराणसी के तो क्या कहने। वाराणसी के 4 उत्पादों को जीआई टैग में शामिल किया गया है और जीआई टैग के जो प्रणेता हैं डॉक्टर रजनीकांत जी, वो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। देखिए, बनारस अपने आप में दुनिया के एक वो अनूठा शहर है जहां पे विविधता इतनी भरी हुई है कि अकेले इस शहर में 18 जीआई क्राफ्ट हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और उसमें 20 लाख से अधिक लोगों को वो कारोबार मिला है और सालाना कारोबार इसका लगभग 25,500 करोड़ के आसपास है। अभी तक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को यहाँ पे जीआई मिला हुआ था जो पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इन जीआई उत्पादों को जब भी दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं या बाहर जाते हैं तो उसको भेंट करते हैं। कृषि उत्पादों के लिए जीआई पे काफी समय से चर्चा हो रही थी, क्योंकि बनारस का पान और बनारसी लंगड़ाम ये राष्ट्रीय स्तर पे क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मशहूर है। तो उसके लिए कोविड के कठिन समय में जीआई का आवेदन किया गया था। नाबार्ड ने और राज्य सरकार ने उसमें सहयोग प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल, तो जो जीआई है वो लीगल लोकल है, कानूनी लोकल है। इस बात की गारंटी देता है कि उसी भूभाग का है। अब हमें लग रहा है कि शायद सरकार के प्रयास से आने वाली इस गर्मी में बनारस का लंगड़ा आम जीआई टैग के साथ दुनिया के बाजार में जाएगा। दुनिया के बाजार जीआई टैग के साथ बनारसी लंगड़ा आम जाएगा, जो पहले भी जा रहा था। लेकिन ये कृषि उत्पादों को जो जीआई टैग मिला है, इससे वाराणसी और इसके आसपास के किसानों को भारी लाभ होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि उनके आय में इजाफा हो। और ये इजाफा का ही एक मापदंड है या एक कह सकते हैं टैग है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में युवाओं को फिट इंडिया का मंत्र दिया था। प्रधानमंत्री ने लोगों के बेहतर स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा था कि फिट इंडिया को लेकर लोग उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। मैंने देशवासियों से, खास करके हमारे युवाओं से फिट इंडिया का आह्वान किया था और मैंने हर किसी को निमंत्रण दिया था, आइए फिट इंडिया से जुड़िए, फिट इंडिया को लीड कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बड़े उत्साह के साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे लिखा है, पत्र भेजे हैं, सोशल मीडिया पर अपना फिटनेस मंत्र फिट इंडिया स्टोरीज भी शेयर की है। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए
डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं त्रिपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता बिक्रम बहादुर जमातिया के विषय में, जिन्होंने जमातिया समुदाय के संरक्षण और उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बिक्रम बहादुर जमातिया ने उग्रवादियों के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा कर क्षेत्र में शांति की स्थापना की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। अस्सी के दशक के आखिर में जब त्रिपुरा में उग्रवाद अपने चरम पर था, एक साधारण व्यक्ति ने अपने असाधारण साहस और दृढ़ विश्वास से शक्तिशाली उग्रवादियों के विरुद्ध चलाया एक अभियान। बिक्रम बहादुर जमातिया, जिन्होंने उग्रवादियों के खिलाफ जनजातीय आंदोलन को बढ़ाने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिक्रम बहादुर ने जमातीय समुदाय के संरक्षण और उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। त्रिपुरा में शांति स्थापना के लिए उग्रवादी सोच से लोगों को हटाकर मुख्य धारा में जोड़ने का असाधारण काम करने वाले खोवाई जिले के 86 वर्षीय बिक्रम बहादुर जमातिया ने त्रिपुरा के जमातिया समुदाय के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने जमातिया समुदाय के लोगों में विद्रोह की भावना को परिवर्तित कर उनके विचारों में बदलाव लाने का बड़ा काम किया। साथ ही जनजातीय समुदाय की आस्था, संस्कृति, विरासत को संरक्षित करने के अलावा जनजातीय समुदाय का फायदा उठाकर किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए भी बड़ी मुहिम चलाई। 1997 में मैंने अंडर सेक्रेटरी होकर के नौकरी से रिटायर किया अक्टूबर 1997 में, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मास में मेरा सर्विस से रिटायर किया ऐसा जानकर के मेरा समाज में मुझे समाजपति बनाया। समाजपति मैंने एंटायर त्रिपुरा का जितना हमारा जनजाति समाज है उनका चीफ बनाया। वो चीफ में बनाने के बाद में उनके बहुत समाज का काम करने के लिए, हित करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है ऐसा देख के, लेकिन काम करने मौका कहाँ। तब त्रिपुरा में जंगल राजत्व चल रहा है, एक्सट्रीमिस्ट का राजत्व, पर्टिकुलरली अंडरग्राउंड एनएलएफटी एटीटीएफ करके वो अपहरण करते हैं, किडनैप करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, मार्च के लिए गौर में सब में गौर में पहुंचा जाए क्या, ऐसा बहुत चिंतन करना पड़ता है। तब इतना टेरर टेंसिस अवस्था में थे, तो मैंने कम्युनिटी चीफ का दायित्व मिला। दायित्व लेने के कम्युनिटी का भला मंद देखने के दायित्व तो हो गया। ऐसा करके हाउ टू चेक दिस टेरर प्रॉब्लम, हाउ टू चेक दिस सिचुएशन, ऐसा करके मैंने घुमा करके देखा। बाद में उनको जितना खाजना, जितना अत्याचार कर रहे थे, इनका ज़्यादा कन्वर्सन, धर्मांतरित करना, हमारा पूजा पार्वण के बाधा देना, ऐसा ही होला उनका बड़ा काम। ऐसा देख करके अच्छा ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा एक समाज के साथ तो नहीं चलेगा। ऐसा करके मैंने त्रिपुरा का जो तो सनातन धर्मी उनको इकट्ठा करके सनातन धर्म परिषद बनाया। मेरा ऑपरेशन है टाइम में एनएलएफटी को वहाँ पर त्रिपुरा से बाहर निकलने के लिए जो ऑपरेशन किया, मैं खुद सामने उनके सामने सीआरपीएफ, TSR जवान, असम राइफल के जवान, मेरा पीछे मेरा वॉलंटियर, तार पर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसा करके जंगल, रात दिन सब त्रिपुरा से बाहर निकाल दिया। बिक्रम बहादुर जमातिया ने एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने सफर की शुरुआत की, लेकिन बाद के वर्षों में उन्होंने जनजातीय इलाकों में उग्रवाद के विरुद्ध सघन अभियान प्रारंभ किया। लगातार उग्रवादी संगठनों द्वारा धमकाने के बावजूद वे अपने मिशन पर डटे रहे। धीरे धीरे जनजातीय समुदाय का समर्थन भी उनको मिलने लगा और उनका ये अभियान जनजातीय समुदाय के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। हमने विक्रम बहादुर जमातिया जी के विषय में सुना भी है और हम वहाँ उस पूर्वोत्तर के क्षेत्र में गए भी है, उनके कार्य को जाना है, समझा, उनका प्रभाव देखा है कि वहां पर एक समय था कि बहुत बड़ी मात्रा में हिंसक गतिविधियां चलती थी। समाज के युवा
हिंसा को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और सरकार और समाज के बीच में तनाव था। ऐसे समय में विक्रम बहादुर जमातिया जी ने अपने समाज के लोगों को, जनजाति समाज को प्रेरित किया और एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है वो सचमुच पूर्वोत्तर में जो आज शांति दिखाई दे रही है उसमें विक्रम बहादुर जमातिया जी और तथा इस तरह के अनेक सामाजिक संगठन जो उनके साथ मिले या जिन्होंने उस तरह के कार्य किए उसका परिणाम आज पूरे पूर्वोत्तर में देखने को मिल रहा है, त्रिपुरा में भी देखने को मिल रहा है। तो हम विक्रम बहादुर जी के कार्यों की सराहना करते हैं। विक्रम बहादुर जमातिया ने उस दौर में जमीन पर उतरकर काम किया जब त्रिपुरा में उग्रवाद चरम पर था। शक्तिशाली उग्रवादियों के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा कर शांति स्थापना के लिए काम किया और जमातिया समुदाय के संरक्षण और उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम बहादुर जमातिया को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम डॉक्टर तो नहीं, पर तुमने मेरे फेफड़ों को बीमार होने से बचाया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और तुम्हारी वजह से ही मैं पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना की, जिसके आज 7 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबंधित गतिविधि के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्गों के करीबन 1.80 लाख से ज्यादा उद्यमियों को सशक्त रूप से ऋण दिया गया। जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका आरंभ 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नागालैंड से स्टैंड अप इंडिया के लाभार्थी डॉक्टर म्युंग थुंगो नगली ने बताया कि उन्हें इस योजना से कैसे लाभ मिला। उन्होंने बताया कि इस योजना से उन्होंने अपने क्लिनिक के लिए सौंदर्य के लिए उपकरण खरीदे। I got benefited from this loan a lot, and with all this amount, I could able to purchase all my instruments, all the setups, all these partitions, and all these furnitures. So, like I bought some lasers, and even for dental setups, especially the lasers for facial aesthetics. So these are the things I've benefited from this scheme. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना उन उद्यमियों के लिए है जिन्हें प्राइमरी लेवल पर अपने व्यापार को शुरू करने के लिए कम पैसों की जरूरत है। ऐसे सभी उद्यमियों को 50,000 रुपए तक का ऋण 10 से 12% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है, जिसका भुगतान आवेदक 5 वर्ष की अवधि के अंतर्गत कर सकता है। मैंने पहले एक छोटी मशीन खरीदी जो कि 4 लाख की थी। उसके बाद मैंने वो लोन चुकता करने के बाद एक मशीन और खरीदी 6 लाख की, जो भी मुझे मुद्रा लोन के थ्रू ही मिली। उससे मेरा बिजनेस यानी कि नियर अबाउट 5 टाइम्स इंक्रीज कर गया और एक्यूरेसी भी बढ़ गई और मेरा जीवन यानी कि और भी
सुखम तरीके से मैं जी रहा हूँ, अभी पालन पोषण अपने बच्चों का अच्छे से कर रहा हूँ। सरकार की इतनी अच्छी ये योजना है मुद्रा लोन विदाउट एनी गारंटी है। जो भी आदमी काम करने का इच्छुक है वो बैंक में जाके इस लोन के बारे में पता करे और इजीली मिलता है ये लोन। कोई इसमें किसी गारंटी डालने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं। आपको अपना काम दिखाना है, थोड़ा बहुत जो आप काम कर रहे हो उसके बिहाफ पे आपको लोन मिल जाएगा। खबर केरल से, जहां के कोझिकोड में ट्रेन में आग लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोझिकोड ट्रेन आग आरोपी की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और आरपीएफ के साथ-साथ of Maharashtra, their police, RPF and all the people connected with this including NIA who have been able to very rapidly, very quickly apprehend this person. कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए देश के तमाम राज्यों में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि कोरोना को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है। अस्पताल, एम्बुलेंस, सैनिटाइजेशन समेत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। आपके माध्यम से जनपद वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता आवश्यक है और अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो सतर्क रहें। कोई भी सिम्टम्स अगर आता है, कोई भी अगर लक्षण किसी में भी आते हैं तो अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर में ज़रूर टेस्टिंग करा लें। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 68वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह में भाग लिया। सर्बानंद सोनोवाल ने मैरीटाइम अवेयरनेस वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जीवन भर सामाजिक अन्याय और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बाबू जगजीवन राम की आज जयंती है। 5 अप्रैल 1908 को बिहार में जन्मे बाबू जगजीवन राम दलितों, शोषितों के सच्चे प्रतिनिधि थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो 1952 से 1984 तक लगातार सांसद चुने गए और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। बाबू जगजीवन राम सभी जाति और धर्म के लोगों को जोड़ना चाहते थे ताकि भारत की एकता हमेशा बनी रहे। दलित और कमजोर लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने दृढ़ समर्पण और निरंतर संघर्षरत रहने की वजह से उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती पर प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन किया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी की लड़ाई के सक्रिय सेनानी रहे पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि 2% पर आ जाएगी। इससे पिछले वित्त वर्ष में ये 6.6% थी। विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान भी व्यक्त किया कि चालू वित्त वर्ष में देश का चालू खाता घाटा भी फीसद से घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 2% पर आ जाएगा। हालांकि विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बढ़ी ब्याज दर से ऋण लागत ऊंची होगी और घरेलू उपभोक्ता खपत कम हो सकती है, जिसका असर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में कमी के रूप में दिख सकता है। विश्व बैंक ने अपनी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर में संशोधन करते हुए इसे 6.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया, जो कि आरबीआई के ताजा पूर्वानुमान 6.4% के नजदीक है। वक्त एक ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात अमेरिका की, जहां के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैनहट्टन के कोर्ट में पेशी के बाद अपने संबोधन में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ये झूठा केस सिर्फ आने वाले 2024 चुनाव में दखल देने के इरादे से लाया गया और इसे तुरंत रद्द करना चाहिए। ट्रंप ने अभियोजन पक्ष को वामपंथी करार देते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान ट्रंप ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए खुद को बेकसूर बताया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ट्रंप को करीब $1 लाख से ज्यादा का जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना राशि स्टॉर्मी डैनियल्स को दी जाएगी। सुनवाई के बाद ट्रंप कोर्ट से रवाना हो गए।
इस मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। वहीं ट्रंप आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बन गए। खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत में 8 अक्टूबर तक चुनाव स्थगित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को असंवैधानिक करार दिया, जो सरकार के लिए एक झटका है। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने प्रांत में मतदान के लिए 14 मई की तारीख तय की। सरकार सुरक्षा मुद्दों पर आर्थिक संकट का हवाला देते हुए प्रांतीय चुनाव में देरी कर रही थी। मंत्रिमंडल ने शीर्ष अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आगे कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और कानून के मुताबिक होने चाहिए। पेरू में लगातार बारिश के कारण बाढ़ का कहर जारी है। लगातार बारिश के कारण कई इलाके पानी में समा गए, जिसके चलते स्कूल, घर और सड़कों में पानी भर गया। पेरू के राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार बारिश ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेरू के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। बाढ़ के कहर के कारण कई क्षेत्र हाई अलर्ट पर। अफ्रीकी देश सेनेगल में राजनीतिक तनाव के बीच 4 साल बाद सैन्य परेड का आयोजन किया गया। परेड देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल में राजनीतिक तनाव चरम पर है। हालांकि इसे अफ्रीकी देशों की अगर बात की जाए तो सबसे स्थिर लोकतंत्रों में से एक माना जाता है। ये तनाव आंशिक रूप से उस समय और बढ़ गया जब राष्ट्रपति सेल ने 2024 का संसदीय चुनाव दोबारा लड़ने की अपनी योजनाओं पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ। पिछले सीजन की उपविजेता राजस्थान की टीम ने जीत के साथ शुरुआत की। वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स की टीम ने भी केकेआर को हराकर जीत हासिल की। राजस्थान के लिए विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर टीम के लिए अहम है, जबकि कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल भी अच्छी लय में दिख रहे हैं। पंजाब किंग्स का पहले मैच में प्रदर्शन शानदार रहा। शिखर धवन और भानुका राजपक्षे ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत किया। और अब बात आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। गर्मियों में बच्चों को डायरिया होने का अधिक खतरा रहता है। डायरिया होने पर क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि इस समस्या से बचाव किया जा सकता है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। डायरिया 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। बार बार बच्चे में डायरिया होने पर उसमें कुपोषण की समस्या का खतरा बढ़ जाता है। गर्मियों में बच्चे जो हैं प्यास लगने की वजह से कहीं से भी पानी पी लेते हैं, जिस वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है और ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है गर्मियों में लूज मोशंस और दस्तों का होना बच्चों में। इनसे बहुत आसानी से बचाव किया जा सकता है अगर हम बच्चों को साफ पानी दें, उनको शौच के बाद हाथ साबुन से धुलवाएं और खाने से पहले भी हाथ धुलवाएं, तो ये बच्चों को एक बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकता है। अगर किसी वजह से आपके बच्चे को दस्त लग गए हैं तो घबराइए मत, आपके पास उसका उपचार घर पे ही उपलब्ध है। उसको किसी टीके या किसी और दवा की ज़रूरत से पहले पानी की कमी से बचाना चाहिए और उसके लिए उसको बहुत सारे लिक्विड द्रव पदार्थ देने चाहिए जो आपके पास घर में उपलब्ध। पेय पदार्थ जो बाजार में मिलते हैं उनका सेवन नहीं करना, उससे जो दस्त हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन जीवन रक्षक घोल जो कि आमतौर पे आसानी से मिल जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे को दस्त लगे और आपके पास जीवन रक्षक घोल नहीं उपलब्ध है तो परेशान मत हों, आप इसको घर पे बना सकते हैं। डायरिया होने पर बच्चे में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण की संभावना रहती है, जिससे गंभीरता बढ़ सकती है और बच्चे के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। आमतौर पर वायरस से होने वाले डायरिया में एंटीबायोटिक कारगर नहीं होते। अगर आपका बच्चा काफी देर तक पेशाब नहीं करता, वो शिथिल पड़ जाता है, उसकी आंखें धंस जाती हैं, तो आप उसका उपचार घर में करने की कोशिश ना करें, उसे तुरंत नज़दीकी किसी चिकित्सा केंद्र पर ले जाएं। वहाँ जाते जाते उसको द्रव पदार्थ देते रहें, रुकिए नहीं। हाँ, कभी कभी दस्तों के साथ बहुत उल्टियाँ भी होती हैं और हो सकता है कि आपका बच्चा ये पेय पदार्थ ना पी पा रहा हो। उस स्थिति में आपको जल्दी ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि उसका ठीक से उपचार हो सके। ज़्यादातर समय दस्तों का उपचार घर पर
पेय पदार्थ और जीवन रक्षक घोल देने से ही किया जा सकता है। यदि बच्चे में कुछ गंभीर लक्षण आए तो आवश्यक है कि उसे तुरंत विशेषज्ञ को दिखाया जाए।